आपका जितना हम फार्मूला टोटल 100 से ऊपर फार्मूला बता दिए। फिजिक्स का ऑल फार्मूला क्लास 12 जितना भी फार्मूला चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम तक जितना फार्मूला है, ऑप्टिक्स, डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स सबका फार्मूला बता दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक सबका फार्मूला बता दिए। अगर ये शुरू से वीडियो आप अंत तक देखे होंगे तो एग्जाम में 10 से 20 नंबर पक्का, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। तो ये सब फार्मूला आप याद कीजिए, एग्जाम में काम देगा। ए डॉट बी बराबर वाई, और नैंड के लिए होता है सिर्फ इसके ऊपर बार लग जाता है, और के लिए ए प्लस बी बराबर वाई, और इसका आगे एन लगा दीजिए, इसलिए क्या होता है ए प्लस बी के ऊपर क्या। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑल चैप्टर का। टोटल 15 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत क्षेत्र और आवेश से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम तक पूरा फार्मूला बता देंगे। इस वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देख लिए तो आपका एग्जाम में 10 से 15 नंबर पक्का है। पूरा फार्मूला बताएंगे, कंसेप्ट के साथ बताएंगे, और कौन फार्मूला कौन चैप्टर का है से भी बताएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो चालू कर दे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसका फार्मूला देखिए, सबसे पहला फार्मूला था 1 कूलम आवेश बराबर कितना, क्या होता है। तो 1 कूलम आवेश, कूलम को सी से शॉर्टकट में लिखते, तो 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। 3 × 10⁻⁹ ESU। अब पूछेगा ESU क्या है। CGS मात्रक, CGS APS इसे मात्रक पढ़ेंगे, उसी में CGS मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते, या इसको स्टेट कूलम भी बोल सकते हैं, स्टेट कूलम। इसको 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको 2.99 × 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा से 1 कूलम बराबर कितने ESU होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं, तो 3 × 10⁻⁹। यदि पूछ देगा एक ESU बराबर कितना कूलम होता है, तो 3 बटा में चलेगा, 3 × 10⁻⁹ हो जाएगा। तो 1 ESU बराबर, 1 ESU ने यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर क्या होता है, तो 3 × 10⁻⁹ चला क्या चलेगा, बटा में चलेगा। तो 1 ES बराबर कितना कूलम होता है, तो 1/3 × 10⁻⁹। इसको ऐसे लिखिएगा 1/3, और 10⁻⁹ हो जाएगा ऊपर, 10⁻⁻9 हो जाता है। इस तरह ऑप्शन में दिया रहेगा। से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम बराबर कितना होता है, तो 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। 1 कूलम बराबर कितने स्टैटिक कूलम होता है, तो 3 × 10⁻⁹ स्टैटिक कूलम यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, स्टेट कूलम भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। 1 आवेश कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU, 1 ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त आकाश का पैरावैद्युता कितना होता है, यानी एप्सिलॉन का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एप्सिलॉन कूलम के नियम। तो एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर एम्पियर। एप्सिलॉन का मात्रक होता है फैराड पर मीटर, या इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इसका एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हल करने में काम देगा। तो 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, या इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन आवेश पर कितना चार्ज होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना उस पर कूलम आवेश होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना चार्ज होता है, आवेश होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, बात याद रखिए। अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये बात भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, या 1 कूलम बराबर कितना आवेश होता है, 1 कूलम बराबर कितना आवेश, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है, 6.1 × 10⁻19 कूलम है ना। यदि कूलम निकालना है तो ये 1/1.6 × 10⁻19, इसको हल कीजिएगा तो आंसर चला आएगा कितना, 6.25 × 10⁻18 कूलम। तो 1 कूलम बराबर कितना, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगला देखिए, एप्सिलॉन नोट का बीमा क्या होता है। एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 इसका मान। एप्सिलॉन नोट का बीमा कितना होता है, तो A², ए मतलब इसका डायमेंशन होता है, डायमेंशन आगे पढ़िएगा, T⁴ A2 T4 M-1 L3। ये बात क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ए मतलब यहाँ विद्युत के बारे में चर्चा चल रहा है, टी मतलब समय कार्य में चर्चा चल रहा है, एम मतलब द्रव्यमान कार्य में चर्चा चल रहा है,
एल मतलब लेंथ, लंबाई के बारे में चर्चा चल रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होता है, ए स्क्वायर टी के पावर 4 m-1 L3। ये काम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कूलॉम बल का सूत्र क्या होता है, कूलॉम को बल को एफ से लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो 1/4 पाइप साइलेंट गुणे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाइप साइलेंट, 1/4 पाइप साइलेंट, इसको याद कर लीजिएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा तो आर कैप लिख दीजिए, आर वेक्टर लिख दीजिए। वेक्टर में इस तरह हो जाएगा, सिंपल पूछेगा फार्मूला तो इस तरह हो जाएगा, 1/4 पाइप साइलेंट गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या, कूलॉम का नियम से आवेश का बल समानुपाती होता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हल कीजिएगा तो फार्मूला क्या चलाता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक होता है। पहले तीनों को मतलब समझ लेते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व लिखते हैं लेमडा से, अपृष्ठीय घनत्व को लिखते हैं सिग्मा से, और आयतन घनत्व को लिखते हैं रोह से। रोह, इसको रोह पढ़ते हैं। तो रेखीय घनत्व को लिखते हैं लेमडा से, पृष्ठीय घनत्व को लिखते हैं सिग्मा से, और आयतन घनत्व को लिखते हैं रोह से। तो रेखीय घनत्व क्या होता है, लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है, यानी Q/L। प्रति इकाई लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है, उसी को क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व। यानी Q आवेश मतलब इतना लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई में कितना इसमें आवेश उपस्थित, वही उसका क्या होगा, रेखीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व के सिग्मा बराबर होता है Q/A, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है। और आयतन घनत्व मतलब प्रति इकाई आयतन में, इसको रो से लिखते हैं, प्रति इकाई आयतन में कितना आवेश उपस्थित है, यानी Q/V। V मतलब वॉल्यूम होता है, A मतलब एरिया, L मतलब लंबाई। प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की संख्या रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की संख्या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की संख्या को आयतनिक घनत्व कहते हैं। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर हो गया इसका मान। आवेश का मात्रक कूलम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम मीटर स्क्वायर हो गया। आवेश का मात्रक कूलम होता है और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू, तो कूलम पर मीटर क्यू हो गया। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा मात्रक कूलम मीटर हो गया, इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया, आयतन का कूलम पर मीटर क्यू हो गया। इस फार्मूला से तीनों का मान निकाल सकते हैं। फार्मूला आपसे पूछ सकता है, चाहे इसका परिभाषा भी पूछ सकता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला फार्मूला देखिए, माध्यम का पैराबद्धतांक कितना होता है, तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट गुने एप्सिलॉन आर। ये बात याद कर लीजिएगा, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट गुने एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। अगला देखिए, अपेक्षिक पैराबद्धतांक का फार्मूला क्या होता है, यानी ई आर का मान क्या होता है, तो ई आर बराबर क्या चलेगा, एप्सिलॉन नोट तो पहले से ही है, एप्सिलॉन नोट क्या चलेगा, नीचे चलेगा, तो इसका फार्मूला बन गया। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है, यानी मेन आपका ये फार्मूला याद होना चाहिए। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट गुने एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता या अपेक्ष विद्युतशीलता, दोनों बोल सकते हैं। टोटल 12 फार्मूला हुआ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रोफिल इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, यानी इसको ई से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को इससे लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है F/Q। F मतलब फोर्स होता है, Q मतलब क्या हो गया, आवेश। इसका मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन कूलम, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन कूलम। यदि कूलम के लेकर ऊपर तो कूलम माइनस में गया, यानी दोनों हो सकता है। या इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, ये भी याद कर लीजिए। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, इसको इसे लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में E/Q। इसका मात्रक F/Q, F का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। या इसका एक और मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा क्या होता है। अगर आपको मात्रक निकालने आता होगा तो बीमा भी निकालने आता ही होगा, तो इसका बीमा याद कर लीजिएगा, A-1 mL/T-3। बीमा, इसको बीमा के इधर ब्रैकेट लगा लीजिएगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला E बराबर F/Q, वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर F/Q, क्योंकि Q एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम, एक और मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। इसका बीमा A-1 mL/T-3। अगला देखिए, विद्युत फ्लक्स, निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाले, एक क्षेत्र है, इसके गुजरने वाला क्या चीज़, विद्युत क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर, चाहे न्यूटन मीटर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये बात याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है F बराबर E/A cos थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, F बराबर E/A क्या होता है, cos थीटा, सॉरी cos नहीं sin थीटा होता है, E/A sin थीटा। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है,
फाई बराबर ई ए साइन थीटा, फ्लक्स को फाई से लिखते हैं। यदि इसको वेक्टर में लिखेगा तो ई क्रॉस ए हो जाता है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ए। ए मतलब क्षेत्रफल होता है, ए मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जब निकालिए तो क्या है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एक और मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। इसका फार्मूला क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, इसको फाई से लिखते हैं वेक्टर ई डॉट, क्योंकि जो क्या चीज़ होता है, जो कॉस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें डॉट होता है और साइन में क्रॉस होता है। तो कॉस में डॉट है तो इसलिए क्या होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये बात याद कर लीजिएगा, क्योंकि फाई का फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो कॉस में डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि जो कॉस होता है उसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको डॉट मतलब होता है अदिश राशि और क्रॉस मतलब सदिश राशि। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो फ्लक्स का क्या होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, क्रॉस में नहीं आंसर नहीं मार दिए। तो वेक्टर ई डॉट ए, इसका जगह डी जहाँ लग जाए समझ, डी मतलब तो छोटा चीज़। यदि फ्लक्स का एक छोटा सा रूप लेंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, डी फाई बराबर वेक्टर ई इंटू डी। जहाँ भी जिसके भी आगे डी लग जाए मतलब क्या है छोटा, जैसे छोटा पापा को डी ए बोल सकते हैं, डी छोटा पापा मतलब क्या छोटा पापा। छोटा के लिए हमेशा डी का इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, हमेशा याद रखिए। तो डी मतलब क्या अल्पखंड निकालने के, छोटा सा भाग निकालने के लिए फ्लक्स का क्या निकालते हैं, तो डी फाई सूचित करते हैं इसको ई बराबर डी ए। कुछ करना डी लगा देना मतलब छोटा, और कुछ नहीं करना। अगला देखिए, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल आवेश के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं। यानी बंद सतह से गुजरने वाले आवेश एप्सिलॉन का क्या होता है, 1 बाई उल्टा 1 बाई एप्सिलॉन गुना होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल आवेश उसके 1 बाई एप्सिलॉन के गुना होता है। ये क्या है, गॉस का प्रमेय है। इसी को हम गॉस का प्रमेय कहते हैं, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एप्सिलॉन नॉट मतलब विद्युतशीलता हो गया और क्यू मतलब आवेश हो गया, यानी फाई बराबर क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, बंद सतह के लिए। यानी बंद सतह है, जो इसमें आवेश होगा वो 1 बाई एप्सिलॉन का क्या होगा, गुना के बराबर होगा। मतलब इसमें जो उपस्थित आवेश है 1 बाई एप्सिलॉन गुना के बराबर किया जाता है, फ्लक्स का मान आएगा। इसी को क्या कहते हैं, हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो इसे किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, तो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला देखिए, किसी बंद सतह से अंदर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, मतलब किसी भी बंद, जैसे कोई बंद सतह है तो जगह इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। बात हमेशा याद रखिएगा। किसी भी बंद सतह के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, शून्य, हमेशा जीरो होगी, हमेशा जीरो होगी। इसलिए जब बिजली गिरता है तो देखते हैं कार वाला आदमी कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश की समतल चादर यानी समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता की फार्मूला क्या होती है, तो ई बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय घनत्व है, 2 पाई एप्सिलॉन। बेलनाकार चादर के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, तो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन लेम्डा बाई आर। लेम्डा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। समतल चादर के लिए फार्मूला क्या होती है, तो ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कूलॉम के नियम से क्या है, ई बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। सीधी समतल चादर के लिए फार्मूला क्या होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, तो सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन, सोचे 2 एप्सिलॉन। और कूलॉम के नियम का प्रयोग कर देंगे इसमें, तो समतल चादर में तो क्या होगा, सिग्मा ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ये टोटल 22 फार्मूला हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है। विद्युत विभव, इसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब क्या होता है, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, W/Q। इसको V से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव को V से लिखते हैं। तो V बराबर क्या होगा, W/Q। W मतलब कार्य, Q मतलब आवेश। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल पर कूलम इसका मात्रक हो गया। तो ये 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ये बात याद कर लीजिएगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। अगला देखिए, विद्युत विभव का बीमा क्या होगा, इसका बीमा निकाल लीजिएगा, A-1 L2 MT-3। इसको याद कर लीजिएगा, काम देगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच संबंध क्या है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता हुआ, भी मतलब विद्युत विभव हुआ। इसके बीच संबंध क्या है, तो ई बराबर -dV/dr, या इसको dV/dx लिखते हैं। इसको r लिखे x लिखे, बात बराबर है। इसका मतलब था रेडियस लंबाई। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध क्या है, तो ई बराबर -dV/dr, या इसको dV/dx भी बोल सकते हैं, माइनस याद रखिए।
विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध क्या है? तो E बराबर माइनस dV/dr। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, विभव परमाणुता एक सदिश राशि। विभव परमाणुता क्या है? परमाणुता क्या है? सदिश राशि। बात याद कर लीजिएगा, विभव परमाणुता एक सदिश राशि है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? तो V बराबर 1/4 Q/r²। Q मतलब उसका आवेश हो गया, R मतलब उसका त्रिज्या हो गया। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/4 Q/r। ये बात क्या याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अब पूछेगा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो यदि दो समान आवेश जिसका परिणाम अलग अलग, मतलब दो परिणाम सेम रहे, यानी ये भी 2 कूलम का, ये भी 2 कूलम का, लेकिन चिन्ह विपरीत रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, इसके बीच कुछ दूरी रहे, इसी क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी समान परिणाम, यानी दोनों 2 कूलम का, तो भी 2 कूलम का, और दोनों का चिन्ह विपरीत है, यानी एक प्लस हो तो एक माइनस हो, और दोनों के बीच कुछ दूरी है, उसी को क्या कहते हैं? इसको दूरी को 2s लिखते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो दोनों क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत ध्रुव की लंबाई कितना है? 2 है। यदि इसकी लंबाई में इसका आवेश से गुना कर दे, 2a तो q हो गया, इसी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट करते, इसको p से लिखते हैं। तो p बराबर क्या हो गया? 2aq। तो p बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? 2aq। 2a मतलब इसका लंबाई है, q मतलब क्या है? इसका आवेश। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। आवेश का मात्रक कूलम। तो कूलम मीटर इसका क्या हो गया? v मतलब मात्रक। कूलम मीटर से क्या हो गया? मात्रक। इसको यह है एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, P बराबर L पर वेक्टर है इंटू Q। L का मान क्या है? 2 है। फॉर्मूला यही, इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अगला देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि। इसका 1 कूलम मीटर है। क्या है इसका? कूलम मीटर इसका क्या है? मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है? मात्रक। तो कूलम मीटर बराबर क्या होता है? 3×10⁻29 D मतलब होता है डिवाई। ये बात याद करिएगा, डिवाई मात्रक इसका होता है। तो 1 कूलम मीटर बराबर क्या होता है? क्योंकि डिवाई में इसको मापते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इसमें मापते हैं। तो 1 कूलम मीटर बराबर क्या होता है? 3×10⁻19 D। यदि 1 D बराबर क्या होगा? इसको बटा में ले आइए, तो 1/3×10⁻29 हो जाएगा D। ये बात याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4 P/r³ इंटू cos थीटा। जब विद्युत द्विध्रुव पढ़िएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण यदि उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कैसा व्यवहार करता है, यदि उसका फॉर्मूला निकालिएगा तो ये बराबर क्या आता है? 1/4 इंटू P मतलब क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बटा r³ इंटू cos थीटा। तो E बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? तो 1/4 P/r³ इंटू cos थीटा। यदि इसको दो इस कंडीशन बनता है, एक अक्षीय स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है, हमेशा याद करिएगा। निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है, और अक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला यही बन जाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला क्या बनता है अक्षीय स्थिति के लिए? 1/4 P/r³ इंटू cos थीटा। निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है? 0। अगला देखिए, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति का अनुपात क्या होता है? 2:1। इसको बटा में 2/1, क्योंकि अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के 2 गुना होता है, तो 2:1। अगला देखिए, टॉर्क का व्यंजक क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? मतलब बल आघूर्ण। यदि किसी भी चीज़ को बल दीजिएगा तो उसके लंबवत दिशा में, यानी किसी चीज़ को बल लगेगा ऊपर से और लंबवत दिशा में आगे बढ़े। जैसे यहाँ देखिए, बल लगाए ऊपर से और दूरी इधर तय कर रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री के। मतलब बल और उसको दूरी के बीच एंगल का डिग्री 90 डिग्री, तो उसी को टॉर्क कहते हैं। जैसे साइकिल का पहिया, बॉल लगेगा ऊपर से आगे मुझे भागता है, तो क्या है? उसमें बल आघूर्ण टॉर्क काम कर रहा है। तो टॉर्क क्या होता है? P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, E मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया। इसको वेक्टर विद्युत टॉर्क मतलब बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि। इसका फार्मूला क्या होता है? तो टॉर्क बराबर, इसको टॉर्क पढ़ते हैं, तो P वेक्टर P इंटू डॉट वेक्टर A। इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, हमेशा याद रखिए। टॉर्क का व्यंजक क्या होता है? तब टॉर्क बराबर P वेक्टर P डॉट वेक्टर E। फार्मूला याद कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला फार्मूला देखिए। अगला फार्मूला क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण क्या होता है? यदि एक समान विद्युत क्षेत्र, यदि इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव को रख दे तो कैसा मतलब इसमें जो किया गया कार्य क्या होगा?
यदि विद्युत द्विध्रुव इस रखते जाए x1 विद्युत क्षेत्र में, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है W मतलब कार्य होता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको याद कर लीजिए। यदि x1 विद्युत क्षेत्र है, उसमें यदि हम किसी द्विध्रुव को रख दें तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या, मतलब उसमें क्या विक्षेपण होगा, विक्षेपन होगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चुंबक क्षेत्र के लिए क्या होगा W बराबर MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ P मतलब क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब आगे देखिए धारिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। धारिता मतलब क्या होता है Q बराबर C, इसको धारिता को C से लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है Q बटा V। Q मतलब V क्या है विद्युत विभव वोल्ट है, और Q क्या है आवेश। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक Q का मात्रक क्या होता है आवेश, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, और विभव विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट इसका क्या होगा मात्रक होगा। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है C बराबर Q बटा V। Q मतलब आवेश होता है, V मतलब विद्युत विभव होता है। तो आवेश का मात्रक कूलम और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। इस V के लिए जब ऊपर तो माइनस हो जाएगा। विद्युत धारिता का एक और मात्रक होता है क्या फैराड, ये बात याद कर लीजिएगा। धारिता का एक और मात्रक क्या है फैराड। फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसके लिए इसको छोटा मात्रक इस्तेमाल करते हैं माइक्रो फैराड का। ये बात हमें याद रखिएगा। फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए किसका इस्तेमाल करते हैं माइक्रो फैराड का, धारिता को मापने में, कैपेसिटेंस को मापने में। अगला देखिए धारिता का मात्रक देख लिया। अगला देखिए गोलीय चालक की धारिता का मात्रक क्या होता है। यदि कोई गोलीय चालक है, इसका जगह हम धारिता निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो C बराबर C मतलब धारिता 4 पाई एप्सिलॉन R। R मतलब क्या होता है त्रिज्या, रेडियस। इसका रेडियस कितना गोलीय त्रिज्या का, तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। हमेशा R का वैल्यू C से ज़्यादा रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। जितना आएगा R का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, C से, यानी धारिता से। R मतलब त्रिज्या, तो 4 पाई एप्सिलॉन R बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक बार और याद कर लीजिएगा, पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर होता है। अगला देखिए 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता केवल क्या होगी 1 माइक्रो फैराड। इसको याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल था, इसको हम क्वेश्चन बना दिए, फार्मूला बना दिए। 9 क्लास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता केवल कितना होगी 1 माइक्रो फैराड। इसको बनाइएगा, न्यूमेरिकल हल कीजिएगा, आंसर चला आएगा। अगला देखिए अवेशित चालक की स्थित ऊर्जा क्या होगी। चालक है, कोई चालक है, उसकी स्थित ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है हाफ mv²। हाफ mv²। यहाँ m की जगह पर क्या है कैपेसिटेंस है, यानी धारिता है, तो हाफ CV² हो गया, याद कर लीजिए। अगला देखिए समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या है। संधारित्र मतलब क्या होता है, आप संधारित्र समझ। संधारित्र मतलब होता है कैपेसिटर, जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर क्या होता है, जो आवेश को जमा करके रखता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर जमा करके रखता है, जिसका उपयोग हम पंखा, बिजली, हर एक जगह जहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, सब जगह क्या है कैपेसिटर का यूज है, कंडेंसर का यूज। तो कंडेंसर बहुत प्रकार का होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, यानी समांतर पट्टिका समांतर कैपेसिटर होता है, मतलब संधारित होता है। इसी तरह बहुत संधारित होते हैं। तो समांतर पट्टिका क्या क्वेश्चन क्या कर है, समांतर पट्टिका संधारित की धारिता का व्यंजक मतलब उसका कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नोट इसको पढ़ते इंटू एप्सिलॉन R A बटा D। ए क्या है उसका क्षेत्रफल है, और D क्या है उसका डायमीटर। एप्सिलॉन नोट इन एप्सिलॉन R का फार्मूला क्या पर कुछ देर पहले ही बताया, सबसे पहला पैराग्राफ पर क्या एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R। इसको जहाँ पर एप्सिलॉन लिख सकते हैं कि ना, तो एप्सिलॉन A बटा D, यानी समांतर पट्टिका के लिए फार्मूला क्या होता है एप्सिलॉन A बटा D। अगला देखिए यौगिक पैरावैद्युता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होगी। यदि समांतर पट्टिका धारिता में यदि हम पैरावैद्युत को भर दें तो उसका फार्मूला क्या होगा, E बराबर C बराबर एप्सिलॉन नोट A, D क्या है उसका डायमीटर है, प्लस इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन नोट। ये फार्मूला याद कीजिए, काम देगा, ये दोनों फार्मूला काम देगा। अगला देखिए वायु के स्थान पर किसी पैरावैद्युत पदार्थ को रख दिया देने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो बढ़ जाती। यदि हम जैसे यहाँ समझिए समांतर पट्टिका संधारित्र, इसमें पैरावैद्युत हवा भरा हुआ है, तो इसका हवा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हवा का जो वजन होता है द्रव्यमान बहुत नगण्य होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला क्या इसको हवा को हटा के यदि पैरावैद्युत उसमें भर दिया जाए तो इसका द्रव्यमान मतलब इसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका द्रव्यमान पैरावैद्युता क्या हो जाएगी बढ़ जाती। ये बात याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। वायु के स्थान पर किसी पैरावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाए तो उसकी संधारित्र की धारिता क्या होगी बढ़ जाएगी।
अगला देखिए, संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के लिए संचित ऊर्जा क्या होगी, फॉर्मूला याद कर लीजिए। ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अगला देखिए, संधारित्र में समांतर क्रम में क्या होता है, विभव परमाणुता समांतर होती है। संधारित्र है ये क्या, कैपेसिटेंस, ये किसके समांतर होता है, तो विभव परमाणुता के, यानी भी के। कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, तो भी के, ये बात क्या कि याद कर लीजिएगा। तो जो विद्युत संधारित्र का समांतर क्रम है क्या, विभव परमाणुता के क्या होती है, समानुपाती होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हवा के लिए पैरावैद्युता सामर्थ्य कितना, मतलब हवा के लिए एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर, इसको याद कर लीजिए। धारा घनत्व का सदिश, धारा घनत्व क्या, एक सदिश राशि, जितना भी घनत्व होता है डेंसिटी सब अदिश राशि होता है, लेकिन अपवाद में धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि, ये बात याद कर लीजिए। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का उल्टा होता है प्रतिरोधकता, क्या होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों को हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 4L/A, L/A। यदि समानुपाती चिन्ह हटा देते क्या आता है, कांस्टेंट आता है, इसको रो बोलते हैं। यही जो रो है क्या है, प्रतिरोधकता है। यदि इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, RA/L, यानी प्रतिरोधकता का फॉर्मूला बन गया। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, R मतलब प्रतिरोध, A मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L मतलब लंबाई, इसी का फॉर्मूला बन गया। तो पूछा है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या होता है, R बराबर रो L/A। इसको रो निकल जाता है RA/L हो गया। इसका पूछ रहा है क्या चीज का मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लंबाई का क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है, ओम मीटर हो गया। तब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, या इसको सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ओम सेंटीमीटर। इसका एक और मात्रक होता है, जैसे इसका मात्रक ओम होता है ना ओम, तो इसका मात्रक मोह होता है, मोह, बात याद कर लीजिएगा, इस तरह होता है। तो प्रतिरोध का एक और मात्रक क्या होता है, मोह। अगला देखिए, प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है, ML3T-3A-2, इसको बीमा निकाल लीजिएगा, निकाला हुआ आपको समझने के लिए सिर्फ बता दिए। ML3T-3I-2, I मतलब करंट आना मतलब। विद्युत वाहक बल की सीमा क्या की माप होती है, विद्युत वाहक बल की क्या चीज से मापते हैं, तो विभव मापी से मापते, बात याद लीजिए। विद्युत वाहक बल किस चीज से मापते हैं, तो विभव मापी से मापते। धारा घनत्व कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, कुछ देर पहले ही बताए थे। यहाँ देखिए, धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि। तो सदिश जैसे धारा घनत्व मतलब क्या होता है, करेंट बटा क्षेत्रफल। धारा घनत्व का मतलब यही होता है, करेंट बटा क्षेत्रफल। करेंट का मात्रक एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या धारा घनत्व का मात्रक हो गया। अब फॉर्मूला I/A लिख लीजिए, J बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6×10⁻⁹ जूल, याद कर लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6×10⁻⁹ जूल। अगला देखिए, हीटर तथा इस्त्री मतलब इस पे जो कपड़ा प्रेस करते हैं उसमें किस तार का इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 3.6×10⁶ जूल होता है, बस याद कर लीजिएगा। 1 किलोवाट बराबर 3.6×10⁶ जूल होता है। अगला देखिए, संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या है, तो VD समानुपाती E होता है, इस पे याद कर लीजिए। संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है, VD समानुपाती, VD, ये बड़ा D समझिएगा, ये पूरा D नहीं लिखा है, VD समानुपाती E, संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र तक भी संबंध होता है, इसी को अपवहन वेग भी बोलते हैं। अगला देखिए, लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, तो F बराबर वेक्टर F, इसको F बराबर क्या होता है, Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, इसको याद कीजिए, बहुत काम दे, पूछ सकते हैं एग्जाम में। लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, तो वेक्टर F बराबर Q मतलब F, E मतलब विद्युत क्षेत्र, V मतलब विद्युत विभव, B मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। आता है चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, इसको आगे समझाते हैं। पहले यहाँ देखिए, लॉरेंज बल का सूत्र देख लिए। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज का मापता है, तो ऊर्जा को मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कितना जूल होता है, तो 1.6×10⁻⁻⁹ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, तो ऊर्जा को। चुंबक क्षेत्र के आवेशित कण की गति क्या होती है, तो वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, ये याद कर लीजिएगा। यदि चुंबक क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण को रख दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। इसमें वेक्टर E नहीं आता है क्योंकि चुंबक क्षेत्र
इसमें विद्युत क्षेत्र का बात नहीं चल रहा। एक टेस्ला, चुंबक क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, टेस्ला भी होता है। तो एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डब्ल्यू भी मतलब क्या होता है, वेबर। तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ चलाते हैं चुंबक क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है, इसको निकालिएगा फार्मूला। इसको क्या फार्मूला करेगा, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसमें बी का मात्रा निकालिएगा तो क्या आएगा, न्यूटन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला निकल गया। एक बार स्क्रीन पर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला फार्मूला देखिए। अगला फार्मूला क्या है, बायो-सावर्त का नियम। बायो-सावर्त का नियम क्या करते हैं, यदि कोई धारावाही चालक है, इसका जो चुंबक क्षेत्र होगा इसका करंट के समानुपाती होगा। इसमें प्रवाहित होने वाली जिसका लंबाई उसके अल्प लंबाई के समानुपाती होगा, और इसके साइन यानी कोण के समानुपाती होगा, साइन थीटा, और इसके दूरी के विकर्णानुपाती होगा। तो सबको मिक्स करेंगे तो एक फार्मूला बनता है आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह हटाने पर कांस्टेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। म्यू नॉट को चुंबकशीलता बोलते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान कितना होता है, 10 के पावर -7 इसका मान होता है, याद कर लीजिए। तो बायो-सावर्त का नियम क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, आई डी एल के ऊपर वेक्टर है और आर के ऊपर कैप बटा आर स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अगला क्या है, मुक्त आकाश के निर्वात में चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई बराबर क्या होता है, 10 के पावर -7 होता है। तो म्यू नॉट बराबर क्या चलेगा, 10 के पावर -7, अब 4 पाई चल जाएगा गुना, तो 4 पाई। यही इसका आंसर हो गया। अगला दो, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र का चुंबक प्रेरण का मान क्या होगा। धारावाही मतलब वृत्ताकार कोई चालक है, इस पर पूछा है चुंबक क्षेत्र का मान क्या होगा। इस पर चुंबक क्षेत्र का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होता है, बी बराबर म्यू नोट एन आई बटा 2r। म्यू नोट एन आई बटा 2r, इसको याद फार्मूला याद कर लीजिए। अगर पूछ रहा है किसी धारावाही चालक के कारण चुंबक क्षेत्र के जब अनंत लंबाई के तार हो, तो उसको एक छोटा सा था लीजिए, तो उस पर चुंबक क्षेत्र का मान क्या होगा, तो बी बराबर म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर। आप लोग पूछेगा से ये सब चिन्ह क्यों दिया हुआ, इसे घसा क्यों गया हुआ। अभी जो वीडियो बना रहा है तो उड़ गया, सेव ना हुआ, फाइल पर माल का भर गया तो सेव नहीं होता, इसलिए दोबारा मेहनत करना पड़ा। तो ऑनलाइन वीडियो बनाने में ऐसा ही होता है, वीडियो बनाइए कभी सेव होगा कभी सेव नहीं होगा, कभी लाइन ही कट जाता है, बहुत परेशानी होता है ऑनलाइन वीडियो बनाने में। यहाँ देखिए कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबक क्षेत्र का मान जब अनंत लंबाई के तार के लिए क्या होता है, बी बराबर म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। अगला देखिए, चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्य बल का अनुव्यंजक क्या होता है। यदि धारावाही चालक है, इस पर कोई कार्य करना हो चुंबक क्षेत्र के द्वारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर एफ बराबर आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। टाउ और फॉर्मूला क्या होता है चुंबक क्षेत्र के रूप में, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। फॉर्मूला याद कर लीजिए, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। अगला देखिए, चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है। जैसे आप लोग विद्युतशीलता का बीमा कुछ देर पहले ही बता दिए थे, उसी तरह चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है, एम एल टी -2 आई -2। चुंबक क्षेत्र तीव्रता का बीमा क्या होता है, तो आई -1 एम एल 0 टी -2। दोनों याद कर लीजिए। ई बाई ई बटा बी, ई मतलब होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बी मतलब चुंबक क्षेत्र तीव्रता का बीमा का अनुपात क्या होता है, तो एल टी -1। इसको याद कर लीजिए। विद्युत परिपथ की शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है, किया गया कार्य को विद्युत शक्ति बोलते हैं, यानी W बाई टी। इसी का चेंज कीजिएगा वी स्क्वायर बाई आर आता है, इसी का और चेंज कीजिएगा तो वी आई आता है। तो ऐसा क्या कीजिएगा, मान याद करके चलिएगा। आई आर एम एस का मान क्या होता है, आई नोट बाई वी स्क्वायर। पूछेगा आर एम एस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान। जो 12th में लास्ट चैप्टर में, मतलब लास्ट नहीं, इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। ई आर एम एस, आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला क्या होता है, आई नोट बटा वी स्क्वायर। इसको पॉइंट में चेंज कीजिए, काटिएगा तो 0.707 आई नोट, 0.7। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 0.707 आई नोट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। तब आगे देखिए, आगे क्या है, एल आर परिपथ। परिपथ मतलब क्या होता है, सर्किट। तो सर्किट बहुत प्रकार का होता है, एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, एल सी सर्किट, बहुत तरह का सर्किट होता है जो एग्जाम के लिए बहुत पूछता है। एल आर परिपथ के लिए क्या होगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये सब स्टार वाला क्वेश्चन, सबको याद करे चलिए।
LR परिपथ के लिए क्या होता है, I² प्लस ओमेगा² माइनस L² के रूट अंडर। XL के लिए क्या होता है, XL सर्किट के लिए तो ओमेगा L। XC के लिए क्या होता है 1/ओमेगा C। ये सब याद कर चलिएगा, सब एग्जाम में पूछ सकता है। XL के लिए ओमेगा L, XC के लिए 1/ओमेगा C। अब आता है शक्ति गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर के लिए क्या होता है तो cos phi, एग्जाम में पूछता है। तो शक्ति गुणांक को क्या चीज़ लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है तो cos phi। ऊंचाई ट्रांसफर के लिए क्या होता है, ट्रांसफर के बारे में पढ़िएगा। ट्रांसफर बहुत सारी क्षति होता है, उसी में आता है S मतलब होता है सेकेंडरी, P मतलब प्राइमरी। तो हमेशा प्राइमरी बड़ा होगा सेकेंडरी से, बात याद रखिएगा। इसमें भी हमेशा N2 बड़ा होगा N1 से। आपसे इसमें कंडीशन पूछ लेगा तो कौन कंडीशन निम्न में सही है, तो ये बात याद रखिएगा, हमेशा प्राइमरी बड़ा होगा सेकेंडरी से। इसमें भी N2 बड़ा होगा N1 से। अगला देखिए LCR परिपथ के लिए विद्युत अनुनाद क्या होगा, LCR परिपथ के लिए विद्युत अनुनाद क्या होगा तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। ओमेगा L बराबर मतलब XL बराबर XC होता है, XL बराबर XC होता है LCR परिपथ के लिए। तो XL के लिए फार्मूला क्या होता है ओमेगा L, और XC के लिए फार्मूला क्या होता है तो 1/ओमेगा C। यही इसका हो जाता है, मान हो जाता है। तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। अगला आता है LR बोली चाहे RC बोली, दोनों सेम का विमा क्या होता है तो M0 L0T। M0 L0T दोनों सेम ही तो है, तो दोनों का विमा सेम होता है। यानी L/R के लिए या RC के लिए दोनों का विमा क्या होता है सेम होता है, M0 L0T। अगला देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, जैसे आप लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े उसी तरह चुंबक आघूर्ण का मात्रा क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। LG या LG, यहाँ छोटा g याद कर लीजिए। LG और LM के बीच संबंध क्या है, एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो LG और LM के बीच संबंध क्या है तो LM बराबर 5/6 LG। ये कंफ्यूज नहीं होएगा, 5/6 LG। LM बराबर 5/6 LG, इसको कंफ्यूज नहीं होगा। 6/5 ना कर दीजिएगा, M पहले रहेगा G बाद में रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए एंड और इस गेट होता है, लॉजिक गेट जब पढ़िएगा उसमें आता है नैंड, एंड और नॉर। चार लॉजिक गेट में पढ़िएगा, जिसमें मूल लॉजिक गेट में चारों आता है। अब इसमें जानना क्या है तो लॉजिक गेट का संकेत, मतलब इसको किस तरह लॉजिक गेट को लिखते हैं, किस तरह संकेत के रूप में, तो इस तरह लिखते हैं। यहाँ देखिए नैंड को इस तरह लिखते हैं, डायग्राम बना दीजिए और इस तरह लिख दीजिए y इधर आता है, y आउटपुट हो गया। यदि a भी दीजिएगा इनपुट तो आउटपुट क्या आएगा y। इसी तरह और गेट के लिए लॉजिक संकेत क्या होता है इस तरह होता है। यहाँ देखिए अर्धवृत्ताकार है, तो a भी क्या है इसके इनपुट है, y क्या है आउटपुट। तो a भी एंड के लिए फार्मूला क्या होता है a b, मतलब a b गुना कर दीजिए बराबर क्या आता है y, एंड के लिए होता है। और के लिए क्या होता है a + b बराबर y। ये बात दोनों के लिए याद कर लीजिएगा। और के लिए a + b बराबर y और एंड के लिए a × by। अब यहाँ तक इसका इनपुट और आउटपुट, यदि हमेशा a में 2 0 2 1 लेते और b में 0 1 0 1 करके लेते, तो यहाँ देखिए इसके लिए एंड के लिए a b, इसका फार्मूला क्या होता है a.b बराबर y। तो गुना करना है तो 0 × 0 0 होगा, वो 0 × 1 0 होगा, 1 × 0 0 होगा, 1 × 1 1 होगा। मतलब एंड में क्या करते हैं गुना करते हैं, a × b बराबर y। ये क्या होगा इनपुट बराबर आउटपुट, यानी इनपुट दीजिएगा 0 0 तो आउटपुट भी 0 आएगा, इनपुट दीजिएगा 0 1 तो आउटपुट भी 0 आएगा। तो इस तरह क्या इसको याद कर सकते हैं। अगला देखिए और के लिए सब में a का मान 0 0 0 1 1 देना है और b का मान 0 1 0 1 करके देना है। तो इसमें क्या करना है जोड़ना है, इसमें क्या करना है और में जोड़ना है a + b बराबर y। तो 0 0 0 ही होगा, 0 1 1 ही होगा, और 1 0 1 ही होगा, और 1 1 क्या होगा 2। तो 1 1 जोड़ने पर 0 आता है, लॉजिक कट में याद रखिएगा। 1 1 जोड़ने पर कितना आता है 0। इसको क्या कर लीजिए याद कर लीजिएगा जितना बता। और नैंड के लिए इसके ऊपर बार लग जाता है, नैंड के लिए इसके ऊपर क्या लगता है बार लग जाता है, और नॉर के लिए इसके ऊपर बार लग जाता है। ये बात हमेशा याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। एंड के लिए संकेत क्या होता है, फार्मूला इसका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ विलियम्स व्यंजक इसको बोलते हैं। a.b बराबर y, तो एंड के लिए इसको ऊपर बार लग गया तो नैंड के लिए। अब आगे आते हैं अल्फा कण। एक अल्फा कण होता है जो हीलियम के बराबर होता है, यानी एक अल्फा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें यहाँ आप देखिए पूछ रहा है न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन 2 है। इसमें से इसको हटा दिया तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है।
और प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, तो इसमें भी 2। और इसका परमाणु भार कितना है, 4 में परमाणु भार ऊपर वाला क्या है, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना है 4। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, E बराबर mc²। E मतलब एनर्जी होता है, मतलब मास होता है, C मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो आइंस्टीन ने इसको द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में भी क्या करते हैं, या इसको द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में भी क्या करते हैं, रिलेशन करते हैं। तो E बराबर क्या होता है mc²। E मतलब एनर्जी है, मतलब मास, C मतलब विद्युत निर्वात में प्रकाश की चाल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, प्रेस एंटीना के लिए D बराबर क्या होता है, 2RH, √2RH। इससे पहले एक बात जाइए, एंड के लिए होता है A.B बराबर Y, और नैंड के लिए होता है सिर्फ इसके ऊपर बार लग जाता है। और के लिए A प्लस B बराबर Y, और इसका आगे N लगा दीजिए, इसके लिए क्या होता है A प्लस B के ऊपर क्या बार लग जाता है। हो गया, इसका लॉजिक संकेत इस तरह लिखते हैं और एंड को लॉजिक संकेत इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे बुंदका लगाया दोनों में, ये बात क्या याद कर लीजिए। आगे बढ़ते, टीवी प्रसार के लिए वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होना चाहिए। इसी तरह व्योम तरंग के लिए कितना होता है, तो 10 मेगाहर्ट्ज होता है। आगे देखिए, भू तरंग के लिए मतलब भूकंप के लिए कितना होता है, तो 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1500 किलो हर्ट्ज तक होता है, या 1500 किलो हर्ट्ज से क्या होता है, कम भी बोल सकते हैं इसको। आकाश तरंग के लिए कितना होता है वेवलेंथ, तो 2 मेगा फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 2 मेगा हर्ट्ज से लेके 20 मेगा हर्ट्ज तक क्या होता है, आकाश के लिए फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है। फैक्स एक एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, सर फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फैसी माइल टेलीग्राफी, इस एग्जाम में आपसे पूछेगा। सर फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फैसी माइल टेलीग्राफी। प्लांक का क्वांटम क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो E बराबर h न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, म्यू। H बराबर m म्यू, या H बराबर C बाई लेमडा भी बोल सकते हैं, याद कीजिए, ये भी बहुत काम देगा। अगला है थोरियम का नेगेटिव, थोरियम में कितने न्यूट्रॉन है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। 230 में से 90 घटा दीजिए, परमाणु संख्या में से परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या घटाएगा तो कैसे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है, तो 230 में 90 140 चलाएगा। तो थोरियम में कितने न्यूट्रॉन, 140 न्यूट्रॉन। अब आगे आता है, यहाँ देखिए H के मान, प्लांक नियतांक में H के मान होता है 1.606 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक में H का मान कितना होता है, तो 1.606 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। इसका बीमा क्या होता है, प्लांक नियतांक का MLT-2, इसको याद कर लीजिए, MLT-2 क्या होता है, प्लांक नियतांक का बीमा होता है। तरंग की चाल क्या होती है, इसका फार्मूला निकालने का फार्मूला क्या होता है, तरंग की स्पीड निकालने का C बराबर म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट, C बराबर म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट के रूट अंडर। प्रकाश चल का मान कितना होता है, तो 3 × 10⁸ क्या होता है, प्रकाश चल का मान होता है। और औसत आयु का फार्मूला क्या होता है, TA बराबर, ये मतलब एवरेज होता है, तो TA बराबर 1/L लेमडा, या इसको इसकी तरह भी बोल सकते हैं, T बराबर 0.6931 बराबर TA भी बोल सकते हैं। और आयु यानी हाफ पीरियड के लिए फार्मूला क्या होता है, हाफ पीरियड किससे निकाल, रेडियो एक्टिव तत्व का, तो T बराबर फार्मूला क्या होता है, 0.6931 बटा लेमडा, क्या होता है हाफ पीरियड निकालने के लिए। अब आता है रेडियो एक्टिव विघटन का नियम क्या होता है, E बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। रेडियो एक्टिव विघटन का नियम क्या है, N बराबर N0 पावर -YT। एग्जाम में बस पूछ सकते, कंफ्यूज नहीं हो गया, यहाँ क्या होता है -Y, N बराबर N0 Y के पावर -YT, इसको याद कर लीजिएगा। अल्फा किरण क्या, अल्फा किरण की भेदन क्षमता क्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि जो अल्फा किरण होता है हड्डी को भी पार कर सकता है, मतलब किसी चीज को पार कर सकता है, मतलब सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होती है, अल्फा किरण। 1 म्यू या 1 AMU बराबर क्या होता है, 1 म्यू या 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, तो 6.0005 × 10⁻27 kg, इसको याद कर लीजिएगा। AMU 6.005 × 10⁻27 kg, ये मान याद कर लीजिएगा। और प्लांक नियतांक याद कर लीजिएगा। और ये फैक्सी माइल वाला फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। हम लोग जो मनुष्य होता है कम से कम 80 हर्ट्ज तक क्या करता है, आवाज को सहन कर सकता है, उससे ऊपर क्या है कानूनी अपराध है, साइलेंसर उससे ऊपर गरीब नहीं लगा सकते। 80 हर्ट्ज से ऊपर जाएगा, 80 डेसिबल से ऊपर तो दिक्कत फिर हो जाता है, क्योंकि साउंड को डेसिबल में मापते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, नाभिकीय विस्तार तथा नाभिकीय घनत्व का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R0 A के पावर 1/3, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लीजिए।
R बराबर R नोट A के पावर 1/3। अगला देखिए नाभिक घनत्व कितना होता है, नाभिक न्यूक्लियस का घनत्व कितना होता है, तो 2.29 गुना 10 का पावर -10 प्लस 17 kg पर मीटर क्यूब। इसको याद कर लीजिएगा, नाभिक का घनत्व तो 2.29 गुना 10 का पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला क्या होता है, इसको बीटा से लिखते हैं, तो क्या होता है कैपिटल D लेमडा बटा स्मॉल d, कैपिटल D लेमडा बटा स्मॉल d फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ध्वनि अनुधर्य, सिर्फ ध्वनि साउंड क्या होती है, अनुधर्य तरंग होती है, लेकिन जो बच गया जितना किरण होता है अल्फा बीटा गामा सब किरण और सूर्य के प्रकाश सब क्या हुआ, सब क्या अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी सूर्य से निकलने वाली सब किरण क्या अनुप्रस्थ, लेकिन ध्वनि क्या साउंड क्या एक अनुधर्य तरंग। आ गया था ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या, म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर tan IP क्या है ब्रूस्टर का नियम। अगला क्या था लेंस मेकर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, 12th का सबसे बड़ा डेरिवेशन इसी का आता है, लेंस मेकर फार्मूला का 5-6 पेज का डेरिवेशन आता है। इसका फार्मूला क्या आता है 1/f मतलब फोकस दूरी μ2 बटा μ1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी देगा, अब 5-6 नंबर में पूछेगा इसको सिद्ध करने के लिए, तो ये याद कर लीजिए। अगला देखिए दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, बहुत इंपॉर्टेंट। लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, ये तो याद आपको होगा। हीरा का अपवर्तनांक, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको याद कर लीजिएगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 और वायु का अपवर्तनांक होता है 1.00003, इसको 1 भी बोल सकते हैं, यानी वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है 1, जल का 1.33 होता है, हीरा का 2.42 होता है। अब आता है अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक लिखते हैं म्यू से, इसको बोलते हैं 1 μ2, तो μ2 बटा μ1, म्यू मतलब अपवर्तनांक का फार्मूला क्या है μ2 बटा μ1, या इसको C1 बटा C2 भी क्या लिख सकते हैं। अगला आता है पानी का क्रांतिक कोण क्या होता है, पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, तो 48.75 डिग्री। और क्राउन कांच, कांच के बहुत सारे प्रकार होता है, तो क्राउन कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 41.14 डिग्री। और फिल्टन कांच के लिए कितना होता है, तो 37.31 डिग्री। और हीरा के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद कर लीजिएगा 24.41 डिग्री, 24.41 डिग्री। आपको जितना हम फार्मूला टोटल 100 से ऊपर फार्मूला बता दिए। फिजिक्स का ऑल फार्मूला क्लास 12 जितना भी फार्मूला चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम तक जितना फार्मूला है, ऑप्टिक्स, डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स सबका फार्मूला बता दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबका फार्मूला बता दिए। अगर ये शुरू से वीडियो आप अंत तक देखे होंगे तब एग्जाम में 10 से 20 नंबर पक्का है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। तो ये सब फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काम देगा, सबका नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले सब फार्मूला रिविजन कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें लगा हो कोई फार्मूला कोई चैप्टर का छूट गया तो कमेंट में जरूर फार्मूला बताइएगा, किस चैप्टर से वो भी बताइएगा। अब वीडियो कैसा लगे वो भी बताइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।